हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत दमदार, धमाकेदार और तड़कती फड़कती चीज़ लेकर के आया हूँ। दिवाली बीत चुकी है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरे पास में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आसूस टफ F17 गेमिंग लैपटॉप का। ठीक है, तो आओ तुम लोग देखो इस वीडियो में कि हम लोग कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं। और जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे पैकेज इसका कैसा है, बॉक्स वगैरह सब देख सकते हो आगे पीछे से। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में बॉक्स है। ठीक है, देख रहा है। इस बॉक्स को हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके टेप को फाड़ते हैं। ठीक है, और टेप को फाड़ने के लिए हमारे पास में दोबारा आ चुका है सबसे दुनिया का तेज़ चाकू, जिसका हमने अपने कीबोर्ड वाले वीडियो में भी एकदम बढ़िया से क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन किया कितना ज़्यादा तेज़ है। ये इतना ज़्यादा तेज़ है जितना में अगर कोई मैथ का बच्चा 0 में नंबर लाता, ये उतना तेज है। सोचो, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। हमारा भी सिखाएगा रे, बाबू भी सिखा रहा है। और ये बॉक्स रखते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा दिया हुआ है। इन्होंने प्रोसेसर आपको दिया है Core i5 11th जनरेशन का 11400H 2.7 गीगाहर्ट्ज का इसका क्लॉक स्पीड है। ठीक है, और ये मोबाइल प्रोसेसर है जो कि लैपटॉप्स के लिए बनाया गया है। अब आप देखोगे तो आपको प्रोसेसर जो है वो इंटेल की तरफ से तो आ ही रहा है। आपका जो प्रोसेसर है यहाँ पे वो 11 जनरेशन का है, तो बहुत ज़्यादा कोई पुराना भी नहीं है और डेटेड भी नहीं है। इतना में आप काम चला सकते हो क्योंकि आपको लैपटॉप ही चाहिए। ठीक है, आपको नासा का कंप्यूटर नहीं चाहिए, ओपन एआई का कंप्यूटर नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर 11 जन के प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो क्योंकि 12th और 13 और 14 तीन जनरेशन ऑलरेडी आ चुके हैं इंटेल के, और इंटेल के समय भी आ चुका है मार्केट से जाने का। क्योंकि तुम लोग जान ही रहे हो भाई, कहाँ पे इंटेल कभी बादशाह हुआ करता था पिछले पुराने टाइम पे, अब तो पूरा का पूरा साफ हो चुका है मार्केट से। खैर, तो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेसर जो देखने के लिए मिलता है वो 6 कोर का है, हेक्सा कोर बोल सकते हो इसको। ठीक है, थ्रेड के बारे में कितने थ्रेड है इसमें वो हमको नहीं पता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 8 GB की रैम मिलती है इस वाले वर्जन में। 8 GB की रैम तो ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो तो आप 16 GB का भी रैम ले सकते हो। और बाय द वे, आप अपने लैपटॉप का रैम अपग्रेड कर भी सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि अपने लैपटॉप का रैम कैसे अपग्रेड करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको डिटेल में करके दिखा दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी कर सकता हूँ कि रैम एक्स्ट्रा लगाते कैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में जो प्रोसेसर है हमारे पास यहाँ पे, उसके पास L1 कैश जो है वो 12 MB का है। अब आपका L1 कैश जितना ज्यादा होगा प्रोसेसर उतना ज्यादा डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है रैम से लेकर के। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारे पास में L1 कैश होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा बात होगा, जो कि है हमारे पास में स्टोरेज। अब स्टोरेज आप लोग जानते हो कि 2 टाइप का ही आता है लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप में। एक तो होता है हमारा हार्ड डिस्क, मोटा सा होता है, मेटल का होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्लिम होता है, थिन होता है, स्टाइलिश होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस लैपटॉप में आपको SSD देखने के लिए मिलता है। आपका स्टोरेज दिख रहा होगा यहाँ पे कि कितना स्टोरेज का है वो, और यहाँ पे जो आपको SSD मिलता है वो NVMe स्लॉट में लगाया हुआ मिलता है। आपके पास में 2 टाइप के स्लॉट आते हैं। पहले तो एक और टाइप का स्लॉट आता था, इसको साटा बोलते थे, लेकिन साटा स्लॉट तो अब उन्होंने हटा ही दिया है क्योंकि वो SSD के लिए नहीं होता था। वो बेसिकली उसका बस विड्थ जो था ना उतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप बहुत सारा फाइल को एक साथ ट्रांसफर कर सको, तो वो HDD के लिए होता था, हार्ड डिस्क के लिए होता था। SSD जैसी टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास में NVMe आता है, M.2 स्लॉट आता है। आपका जो NVMe स्लॉट है उसमें आप अपना SSD लगा सकते हो, जो कि ऑलरेडी लगा के आपको मिलता है। अगर आप चाहो तो एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी लगा सकते हो M.2 स्लॉट में। ठीक है, तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो फ्यूचर में। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो IPS LCD मिलता है और 7.3 इंचेस का मिल रहा है, मतलब काफी बड़ा है भाई डिस्प्ले। ठीक है, कुछ लोगों को बड़ी चीजें पसंद होती हैं, कुछ लोगों को छोटी चीजें पसंद होती हैं, तो अगर आपको बड़ी चीजें पसंद है तो आप 17.3 इंच के लैपटॉप को ले सकते हो, मतलब खरीद सकते हो। ठीक है,
लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो फुल एचडी है, ठीक है, मतलब आप चाहो तो 1920 इंटू 1080p का गेमिंग कर सकते हो इस पे, अगर कोई गेम्स आपके ऐसे चल जा रही हैं तो, जो उसके ऊपर भी हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं कि आप कौन कौन से गेम इस पे चला सकते हो और गेम चलाने के लिए आपके पास क्या हार्डवेयर मौजूद है इस लैपटॉप में, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप TFT टाइप का डिस्प्ले लेते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक तो पहली बात कि आपका व्यूइंग एंगल बिगड़ जाएगा। व्यूइंग एंगल बिगड़ने के बाद में भाई आपके आंखों से दर्द होना चालू हो जाएगा, आंसुएं गिरने लगेंगी। फिर मम्मी पूछेगी बेटा क्यों रो रहे हो, तो तुम बोलोगे मम्मी करियर मेरा डूब गया। मम्मी बोलेगी तो पहले से मुझे मालूम था। खैर, ताकि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, आप मूवीज अच्छे से देख सको, क्योंकि लैपटॉप का प्राइम काम ही होता है मूवी देखना, काम करना और कुछ गेम्स को खेलना, तो आपका डिस्प्ले जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे मेन हमारे पास में यहाँ पे प्रोज का बात करें डिस्प्ले का, तो वो हमारे पास में है कि ये डिस्प्ले जो है वो 144 हर्ट्ज का है। आपको नॉर्मल डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं, अब पहले के जमाने में तो मिलते थे 60 हर्ट्ज के ही, लेकिन अब आपको 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 133 हर्ट्ज के भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली फर्क यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि 144 हर्ट्ज का जो मॉनिटर है या फिर डिस्प्ले है वो आपको बेटर ट्रांजिशन, स्मूथ गेम प्ले प्रोवाइड करता है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एची सा एक्सपीरियंस आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा, स्मूथ एकदम ट्रांजिशन मिलेगा, जैसा कि आप वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो एक गेम प्ले का। आपको यहाँ पे एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिलता है, जैसे कि आप कहीं भी बैठते हो तो अगर आपका लाइट चालू है कहीं पे तो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट का और आपके आंख पे पड़ रहा है तो आप देख नहीं पाते हो कि डिस्प्ले पे उस जगह पे लिखा क्या है एक्चुअली में। तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन इसी चीज को रोकता है, कोई भी आपका कोई रिफ्लेक्शन आएगा नहीं उस पर। और प्लीज एंटी ग्लेयर स्क्रीन पे जो कोटिंग होती है उसको आप किसी भी टाइप के पानी के अलावा लिक्विड से साफ ना करें, ठीक है। आप चाहो तो हल्का सा कपड़ा गीला करके एकदम निचोड़ करके फिर उसको सुखा सकते हो, फिर ड्राई क्लोथ से भी पोंछ सकते हो, वो भी माइक्रोफाइबर से, ताकि कोई स्क्रैचेस नहीं पड़े। नहीं तो अगर आप क्या करोगे कि किसी भी टाइप के केमिकल से उसको साफ करने की कोशिश करोगे तो फिर यार वो डिग्रेड होने लगता है, क्वालिटी बढ़िया नहीं आते, परमानेंट मार्क्स रह जाते हैं। आपको इसमें नया प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 मिलता है, ठीक है, और विंडोज 11 जो है वो आपका लाइफ टाइम वारंटी के साथ में मिलता है। अब बैटरी की बात करते हैं तो हमारे पास में जो बैटरी है वो 6 आवर्स बैकअप देगा, ऐसा मैं नहीं, कंपनी वाले कह रहे हैं, ठीक है। अब उनकी बातों पे कितना भरोसा कर सकते हैं कितना नहीं, वो तो बाद में ही बात चलेगा। मैं आपको बताता हूं कि 6 आवर्स का बैकअप है तो ये एक लैपटॉप के लिए सफिशिएंट होता है, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, कोई लैपटॉप तो 8 घंटे भी चल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप 2-3 साल अच्छे से रगड़ के लैपटॉप को यूज कर लोगे तो बैटरी तो फिर आपका किसी काम का रहने नहीं वाला है, और सब लैपटॉप का वही हालत होता है, बैटरी पूरा डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, टिकता नहीं है। तो आप डायरेक्ट पावर केबल पे भी उसको चला सकते हो, लेकिन हाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चार्जिंग करते वक्त लैपटॉप को यूज ना करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखो, अगर तुम चार्ज में लगाओगे अपने फोन को या फिर लैपटॉप को और उसको यूज करोगे तो वो हीट होगा, और हीटिंग किसी भी चीज के लिए अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो तुम्हारा घर का पंखा हो, चाहे वो तुम्हारी मम्मी पापा का दिमाग हो, चाहे वो तुम्हारा लैपटॉप और मोबाइल ही क्यों ना हो, हीटिंग किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कीबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको बैकलिट RGB कीबोर्ड मिलता है, एकदम बहुत अच्छा कलर्स आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे मोड्स भी हैं, बहुत सारे मोड्स में आप सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको। यहाँ पे आपको एक ऐप भी मिलता है, उस ऐप में जा करके अपने बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, और आपका जो यहाँ पे रंग बिरंगा गिरगिट जैसा कलर बदल रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, फास्ट मूव कराना है, स्लो मूव कराना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं इस लैपटॉप के की फीचर के बारे में, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे जीपीयू जो मिलता है वो मिलता है एनवीडिया की तरफ से आने वाला RTX 2050 मोबाइल जीपीयू। अब मोबाइल जीपीयू क्या होता है, सबसे पहली बात जीपीयू होता ही क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा और उसका कोई पर्पस नहीं बनता है, क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी स्किप करके भाग नहीं वाले हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सही बता रहा हूं। 99.3% लोगों ने तो सब्सक्राइब करा ही नहीं है, 0.7% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा है, तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर तुम लोग इस चैनल पे बार बार आते हो तो, ठीक है। तो बात करते हैं कि जीपीयू क्या होता है। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सेपरेट प्रोसेसर टाइप का ही चीज होता है जिसका काम होता है बहुत सारे ऑपरेशंस को एक साथ करना, ठीक है। सिमिलर टू प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या करता है कि वो थोड़े थोड़े टास्क को बहुत जल्दी कर सकता है, और जीपीयू का काम होता है कि बहुत सारे टास्क को वो स्लोली कर सकता है। आप देखोगे तो आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगा, वहां पे आप जाकर के देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें कि जीपीयू कैसे काम करते हैं। When we open it up,
we find a large chip or die named GA102, built from 28.3 billion transistors. The majority of the area of the chip is taken up by the processing cores, which have a hierarchical organization. Specifically, the chip is divided into 7 graphics processing clusters, or GPCs, and within each processing cluster are 12 streaming multiprocessors, or SMs. Next, inside each of these streaming multiprocessors are 4 warps and 1 ray tracing core, and then inside each warp are 32 CUDA, or shading cores, and 1 tensor core. Across the entire GPU are 10,752 CUDA cores, 336 tensor cores, and 84 ray tracing cores. These 3 types of cores execute all the calculations of the GPU, and each has a different function. अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको RTX 2050 जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें आपको रे ट्रेसिंग भी मिलती है, और रे ट्रेसिंग जो है इनवीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि पहले के ग्राफिक्स कार्ड में नहीं आता था। 20 सीरीज के पहले के ग्राफिक्स कार्ड में नहीं आता था। वो वहां पे GeForce इफेक्ट्स आता था या फिर GTX भी जिसको बोलते हैं। वहां पे मतलब आपका रेंडरिंग जो होता था उसमें इन्वायरमेंट में जो है लाइटिंग उसके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं होता है, वो बेसिकली नकली जैसा लगता है, आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप रे ट्रेसिंग की बात करोगे तो रे ट्रेसिंग में आपको डायरेक्ट जहां से लाइट का सोर्स है और जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है और प्रोटैगनिस्ट जो आपका गेम प्ले में कैरेक्टर है वहां पे आपके आंखों में पड़ रहा है तो रिफ्लेक्शंस आपको बहुत सीमलेस एकदम असली जैसे दिखती हैं। वाटर का जो टेक्सचर होता है बहुत असली जैसा दिखता है। लाइटिंग आपको एकदम असली जैसी दिखती है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, गेम्स में कैसा लग रहा है। फिर आपको यहाँ पे NVIDIA RTX 2050 में रे ट्रेसिंग के साथ साथ DLSS भी मिल जाता है। अब ये DLSS क्या होता है? DLSS का मतलब होता है कि आपका जो गेम में FPS आ रहा है ना, फ्रेम्स पर सेकेंड, लेट्स से कि आपने साइबरपंक 2077 रन किया, ठीक है, अपने लैपटॉप में आपको 30 FPS मिल रहे हैं। DLSS का काम होता है कि इंडिविजुअल फ्रेम्स से और बहुत सारे फ्रेम्स बनाना। अब फ्रेम बनाने का काम जो होता है वो प्रोसेसर का होता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का होता है। जीपीयू बना करके उसको देता है। तो अगर जीपीयू ज्यादा फ्रेम्स बना करके देगा एक फ्रेम से भी, तो आपको ऑलरेडी आपका गेम स्मूथ लगने लगेगा। लेट से कि आप 30 FPS में से एक फ्रेम उसने उठाया, उसके 5 टुकड़े कर दिए और उसको फिर फीड कर दिया, तो आप लिटरली सोचो कि अगर एक फ्रेम कभी 5 कर रहा है तो आप 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सोचो आपके पास में तो ऑलमोस्ट 150 फ्रेम्स हो गए, तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, इतना ज्यादा फ्रेम बूस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन आपको 5-10 फ्रेम का आपको इधर उधर देखने के लिए मिल सकता है DLSS के कारण। ठीक है, तो ये 2 की इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे पास में NVIDIA RTX 2050 का। अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड के बारे में भी जानना है तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। सामने की तरफ से अगर हम इसको देखते हैं तो आपको उठाने के लिए मिल जाता है सपोर्ट, और फिर इस साइड से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक टाइप A पोर्ट मिलता है। फिर उसके बाद में अगर इस तरफ आप देखते हो तो सारे के सारे आपको बाकी के पोर्ट मिलते हैं। चार्जिंग पोर्ट मिल गया, आपको इथरनेट पोर्ट मिल गया, HDMI पोर्ट मिल गया, फिर 2 USB पोर्ट मिल गया, थंडरबोल्ट मिल गया, और जो आईफोन नहीं देता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.5mm का हेडफोन जैक। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में तुमको मजा आया होगा। अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक तो कर ही देना। मैं बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन अब तुमने भीख मांगने पे मजबूर कर ही दिया है यार, बिना मांगे तो तुम लोग देते नहीं हो। खैर, तो मिलते हैं तब तक हम लोग अगली वीडियो में। बाय।